ना, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं। जैसे मान लो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, टीसीपी हो गया। जो टीसीपी मैंने सिखाया है, टीसीपी आईपी, तो मैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर में, वो सबसे मेन प्रोटोकॉल है जो कि इन जो सारी सर्विसेज है ना, जैसे एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, टेलनेट हो गया, एसएमटीपी हो गया, ये सारी सर्विसेज को रन करते हैं अपन इस पे। ठीक है, तो आप एक एक करके बात कर लेते हैं सारी चीजों की। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, ये तुम्हारा मैं लैंग्वेज तो देखो तुम पढ़ लेना, मैं तुम्हें ओवरऑल बता देता हूँ कि ये काम कैसे होता है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से तो एक लेयर बनाता है। देखो, टीसीपी आईपी, ठीक है, तो इसके थ्रू अपन का कम्युनिकेशन होता है किसी भी नेटवर्क के अंदर। इन इन लेयर्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, और फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। ठीक है, इसी को अपन ओएसआई मॉडल भी बोलते हैं। बस इसमें इसमें क्या है, जो लेयर्स है उन्हें कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल मैंने पूरा समझाया रिकॉर्डेड लेक्चर में। रिकॉर्डेड लेक्चर को ध्यान से लेना, अगर ले लिया है तो दोबारा एक बार देख लो अच्छे से, जो तुम्हें समझ में आ जाए। बिकॉज ओएसआई मॉडल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई अपन दो नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो सबसे पहले वो जो रिक्वेस्ट हमारी एप्लीकेशन से होते हुए, ट्रांसपोर्ट लेयर से होते हुए, नेटवर्क लेयर से हुए, फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर पे जाती है। फिर जब भी उधर से जो दूसरी साइड है उससे एक्सेस होता है, तो वो भी रिवर्स में चलता है ये चीज। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्टेशन लेयर, और फिर तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। मतलब यहाँ से जब जाएगा तो एप्लीकेशन लेयर से नेटवर्क एक्सेस लेयर तक जाएगा, और वहां से जब अपन रिसीव करेंगे तो नेटवर्क एक्सेस लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक जाएगा। और ये क्या करता है, ये तुम्हारा पैकेट्स बनाने में मदद करता है, जो मैंने पैकेट्स पिछली बार ये लेक्चर में समझाया था। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इससे होके ना एक पैकेट्स बन जाते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं अपन। ठीक है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल और तुम्हारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसी में आ जाता है। ठीक है, अब आती है तुम्हारी बात जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल की। एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, ये जो हाइपर टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे मान लो आप वेबसाइट्स में देखते हैं, वेबसाइट्स में आपको डाटा मिल रहा है, जैसे हमारी वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हैं। ठीक है, स्किल्स इंडिया की, तो स्किल्स इंडिया की वेबसाइट में जो भी डाटा है आपका, ठीक है, वो तुम्हारे एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के थ्रू आपको मिल रहा है। ठीक है, हमारा जो क्या नाम है, वेब सर्वर है, उस पे जो होस्टेड जो साइट है, उसका डाटा आपको जो मिलता है, वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से मिलता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर जो डब्ल्यू वेब है ना, जो वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इंटरनेट एक तरीके से। ठीक है, इस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ही तुम्हारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल बनाया है। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, तुम्हारी जो डाटा है, या टेक्स्ट डाटा है, जो जो तुम्हारा जो जैसे मान लो कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं अपन, जैसे मान लो ये खोल ली। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, ये जो केवल टेक्स्ट डाटा है, ठीक है, इसे पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये टेक्स्ट डाटा को पहुंचाने का काम करता है तुम्हारा एचटीटीपी। और इसके अंदर जो स्टाइलिंग है ना, जो स्टाइलिंग, जैसे मान लो ये कलर कौन सा है, ठीक है, और ये कलर कौन सा है, ठीक है, साइज के फॉन्ट के जो साइज है, ये काम करता है तुम्हारा सीएसएस। ठीक है, और जो इसकी फंक्शनैलिटी है ना, जैसे मान लो ओपन करते ही मुझे कुछ पॉपअप आ जाए, या कुछ और जो जो भी चीज अपन परफॉर्म करें, जैसे मतलब डिस्कस पे जाए, तो ये सारी चीज ऐसे ऐसे करके कुछ ग्राफिक्स वगैरह ये दिख रहा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, वो तुम्हारा आता है जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो तीन चीजों से मिलके बनती है कोई भी वेबसाइट। ठीक है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी साइट का। ठीक है, और उसे ही एक्सेस करने में जो हमारी मदद करती है, वो तुम्हारी हाइपरटेक्स्ट एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, जो मदद करता है हमें इस सबको एक्सेस करने में, किसी भी जो इंटरनेट के थ्रू, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू एक्सेस करने में, इसके थ्रू ये एक्सेस करने में अपन को एचटीटीपी मदद करता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ, सो आगे आता है तुम्हारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, इसका जो पोर्ट नंबर है वो 80 होता है। ठीक है, जो मैंने बताया, इट्स पोर्ट इज 80। पोर्ट का मैंने बता ही दिया था। पोर्ट एक तरीके से रास्ता है जिसके थ्रू अपन कम्युनिकेट करते हैं। अब है ना, सो ये जो हर सर्विस का एक पोर्ट होता है। जैसे मान लो एचटीटीपी है, ये रन होती है तुम्हारी पोर्ट 80 पे। ठीक है,
और एफटीपी है, ये तुम्हारी पोर्ट होती है 2021 पे, ठीक है। हर सर्विस जो रन होती है इंटरनेट पे उसका एक पोर्ट नंबर डिसाइड होता है, उसी पोर्ट पे वो रन होती है, ठीक है। दो सर्विसेज एक पोर्ट पे रन नहीं हो सकती। हाँ, सो अब बात करते हैं तुम्हारे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, ये तुम्हारा ना इंटरनेट के अंदर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। कोई भी फाइल आपको मान लो सर्वर को भेजनी है, सर्वर मतलब कोई भी होस्ट है ना, कोई भी फाइल फाइल मान लो किसी को ट्रांसफर करनी है, ठीक है। उन सब में जो प्रोटोकॉल यूज होता है ना वो एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। एफटीपी प्रोटोकॉल की मदद से हम किसी भी फाइल को किसी और जगह ट्रांसफर कर पाते हैं, और जिसका पोर्ट नंबर होता है 2021, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इसका ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लो एफटीपी कौन सी पोर्ट पे, जैसे 2021 है, ठीक है। जैसे एचटीटीपी तुम्हारा हो गया पोर्ट 80 पे। अब ये ना पोर्ट ना, जैसे मान लो और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो रन हो रही होती हैं किसी भी नेटवर्क में, तो वो नेटवर्क पे जो सर्विस होती है ना, वो हम फाइंड करते हैं। जो काली लिनक्स में एक टूल होता है एनमैप, ठीक है। अब वो एनमैप टूल की मदद से हम किसी भी नेटवर्क मतलब किसी भी वेबसाइट या किसी भी जो अपना टारगेट है, जो वेब सर्वर है, ठीक है, उस पे हम फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि भाई ये सर्वर, ये सिस्टम, इस पे जो सर्विसेज रन हो रही हैं, सर्विसेज मतलब जैसे मान लो एफटीपी हो गया, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, सिंपल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, टेलनेट हो गया। ये ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं, ठीक है, और कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं और कौन कौन से पोर्ट पे रन हो रही हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन ना हमें एनमैप निकाल के दे देता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा एनमैप कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें, या फिर मैंने उसमें भी बता रखा है आपको, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, कि एनमैप अपन, हाँ, सो इससे हमें अपन को पता चलता है। और जब हमें पता होगा कि मान लो पर्टिकुलर वेबसाइट पे ये टेलनेट यूज हो रहा है पोर्ट नंबर 23 पे, ठीक है। अब आगे जाके अपन अपन को पता है ना कि टेलनेट इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन आपको मैं बता दूं टेलनेट ये काफी पुराना वर्जन है, ठीक है। आज ये यूज नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि ये सिक्योर इतना है नहीं, ठीक है। तो अगर बाई चांस किसी वेबसाइट पे हमें पता चल जाए कि ये टेलनेट यूज हो रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से वो साइट वर्नेबल है, ठीक है। वो काफी डेंजर में है, वो जो लेटेस्ट अटैक्स हैं उनसे वर्नेबल है, ठीक है। वो कर परफॉर्म हो सकते हैं उस पर, बिकॉज क्योंकि वो जो साइट जो टेक्नोलॉजी रन कर रही है, जैसे टेलनेट हो गया फॉर एग्जांपल, वो वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वो आज के समय में इतनी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अपन को पता पता चल जाती है इस चीज से, तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना टेलनेट ये पुरानी सर्विस है, ये होता क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ही मैं इसकी मदद से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो फाइल ट्रांसफर समझ में आ गया। फाइल ट्रांसफर किसी भी जो हमारे जो वेब सर्वर्स हैं और जो नेटवर्किंग में हमें फाइल ट्रांसफर में मदद करता है, ठीक है, जिसका पोर्ट नंबर 2021 होता है। नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये याद रख लो बस, ठीक है। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट क्या करता है, ये ना किसी भी दो डिवाइस के अंदर जैसे मान लो कोई भी डिवाइस मान लो, जैसे एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, मान लो कोई कोई भी दो डिवाइस हैं, ठीक है। मान लो कोई डिवाइस ए है और कोई डिवाइस बी है, ठीक है। दो डिवाइस हो गए ए और बी। अब उस ए और बी डिवाइसेस में मान लो हमको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए अपन टेलनेट का यूज करते हैं, ठीक है। वो टेलनेट क्या करता है, तुम्हारा वो जो कनेक्शन है उसमें मदद कर देता है। बट पता है प्रॉब्लम क्या होती है टेलनेट के साथ, ये ना टेलनेट क्या करता है, जो जो कनेक्शन होता है ना आपके और जो दूसरा कंप्यूटर है, एक मतलब मान लो डिवाइस ए और डिवाइस बी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसको ना ये इनक्रिप्ट नहीं करता, ठीक है। वो क्या करता है, इसे मान लो कोई भी अगर कोई भी अगर हैकर चाहे या फिर कोई मलिशियस कोई इंटेंट वाला कोई इंसान हो, वो नॉर्मली जाके कोई भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना तुम्हारे बीच में, उसको ये आराम से डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको टेलनेट का, मैंने एग्जांपल देखा था एक,
ठीक है। सो ये जो जैसे मान लो ये हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मान लो ये आपका डिवाइस है और ये आपका वो है दूसरा। तो इन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा ना, तो ये क्या करता है, इसको ये इनक्रिप्ट नहीं करता, ठीक है। अगर बाई बाई चांस कोई थर्ड पर्सन है, मान लो यहाँ पर कोई, तो वो ना इन दोनों की बातें सुन सकता है और जो पासवर्ड वगैरह जो भी शेयर कर रहे हैं ये लोग, उनको देख सकता है। तो ये चीज काफी बेकार रहती है इसके अंदर से, है ना। और लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर अभी भी यूज होता है, और जो पोर्ट नंबर है इसका 23 होता है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल ईमेल जो होते हैं हमारे, ठीक है, ईमेल, उनको ट्रांसफर मतलब सेंड सेंड करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब आप कभी भी किसी को मेल जब सेंड करोगे, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से ही सेंड करोगे। सबसे पहले ये एक तरीके से मान लो आप, जैसे मान लो जो पोस्टमैन आता है ना, वैसा ही है कुछ। तो पोस्टमैन इसके ये मान लो सिंपल मेल ट्रांसफर ऐसा करता है, आपको मान लो कोई मेल भेजना है तो आपने कुछ लिखा, ठीक है, और पोस्टमैन को पकड़ा दिया, और वो पोस्टमैन का काम करता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब पोस्टमैन क्या करता है, वो आगे जाके अपने जो जो उनका व्हीकल होता है या जो ड्राइवर होता है उनको दे देता है कि भाई यहाँ पर पहुंचा दे, है ना। तो ठीक है, ये पोर्ट नंबर होता है इसका 25, ठीक है। आगे जो होता है ना पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये क्या होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये जो 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 अपन ने मेल भेजा है, ठीक है, उस मेल को रिट्रीव करने मतलब लेने, ठीक है, उस मेल को लेने में मदद करता है, ठीक है। जैसे मान लो आप मेल भेज दिया आपने, तो आप जब लोगे ना, तो आप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की मदद से किसी भी सर्वर से डाउनलोड करोगे उसे मेल। मान लो आपने आपने मुझे कुछ मेल भेजा, ठीक है, आप मुझे मेल भेजोगे, तो वो भेजोगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेगा, जो कि 25 पोर्ट नंबर है जिसका, ठीक है, वो हेल्प करेगा आपको मेल ट्रांसफर करने में, ठीक है। अब मेरे पास आ गया मेल, ठीक है। अब मुझे जब भी रिसीव करना होगा, तो वो रिसीव मैं करूंगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की मदद से, पीओपी की मदद से, ठीक है। ये जो जो क्लाइंट को ना रिट्रीवल में मदद करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये वैसे सर्वर पे जाता है, ठीक है, जो भी मेल भेजते हो आप, जो सर्वर पे गया और सर्वर से मैं डाउनलोड कर लूंगा, क्योंकि बिकॉज आपने मुझे भेजा है, ठीक है। और इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो तुम्हारा 110 होता है, ठीक है। और ये क्या है, जैसे ही मैं अगर डाउनलोड कर लूंगा ना, तो ये सर्वर से ना उस चीज को डिलीट कर देगा, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, आप उस सर्वर को कुछ नहीं पता आपके बारे में, है ना। एक तरीके से मतलब ये नहीं पता कि आपने क्या उस जो सामने वाले बंदे ने क्या भेजा था, ठीक है। इसी के अल्टरनेट एक और प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, IMAP, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी सेम होता है, ये भी रिट्रीवल में मतलब जो मेल है वो रिसीव करने में मदद करता है। बट ये क्या करता है, जब हम रिसीव कर लेते हैं ना मेल, तो ये डिलीट नहीं करता, ठीक है। उस सर्वर जहां से अपन ने रिसीव किया मेल, उस सर्वर के अंदर ये उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। मतलब वहां से डिलीट नहीं करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी और आपके पास भी आ जाएगी, ठीक है, दोनों जगह हो जाता है। और ये प्रोटोकॉल आपका 143 पे वर्क करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर आता है तुम्हारा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये ना जो जो डिवाइस है और जो सर्वर्स है ना, उनको उनको मैनेजमेंट करने में मदद करता है। मैनेजमेंट इन द सेंस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड टू मैनेज नेटवर्क इज एबिलिटी टू मॉनिटर कॉन्फ़िगर। देखो, ये ना जो नेटवर्क है ना उनको मॉनिटर करने में मदद करता है। जैसे मान लो, अब मान लो कोई फायरवॉल है, मतलब फायरवॉल का को राउटर ले लो, ठीक है। कोई भी राउटर ले लो, अब उस राउटर में बहुत सारे नेटवर्क हैं, ठीक है, बहुत सारे जो डिवाइसेज है उससे कनेक्ट है, बहुत सारे लोग डाटा एक्सेस कर रहे हैं उससे, ठीक है। उन सबको जो मॉनिटर, मैनेज और कॉन्फ़िगर करने, कॉन्फ़िगर मतलब उसे एक्सेस देने में या फिर एक्सेस ना देने में, ठीक है, उसे पेयर करने में, पेयर ना करने में, उस चीज़ों में जो मदद करता है ना, वो तुम्हारा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। इनके बारे में आपको बस पता होना चाहिए कि भाई ये भी चीज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, बिकॉज़ ये एक तरीके से मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की, कि भाई ये भी चीज़ एक्सेस करती है किसी भी नेटवर्क को बनाने में, ठीक है। और ये अगर बाय चांस जैसे मान लो एसएनटी में कोई एसएनटी में टैग आल्सो कॉन्फिगर्ड नेटवर्क डिवाइस नोट, ठीक है। ये जो सेंट्रल सर्वर है ना, इसको भी मदद करता है। जैसे मान लो कोई सेंटर सर्वर होगा जो कि मैनेज करता है सारी चीज़ों को, ठीक है? उसमें मदद करता है, बिकॉज़ जो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, ठीक है? उसे सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल करता है, ठीक है? अब बात करते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, ठीक है?
एचटीटीपी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, ये क्या चीज होती है। ये क्या करता है, हाँ मैं बता ही दिया पहले कि ये नॉर्मल जो टेक्स्ट डाटा है उसे उसको ये रिट्रीव करने के काम में आता है वर्ल्ड वाइड वेब से, जो कि इंटरनेट होता है, ठीक है। उससे ये प्रोटोकॉल हमें मदद करता है डाटा रिट्रीवर में। सो एचटीटीपीएस क्या है? सो इस जो एस है ना, एक्स्ट्रा, ये वाला एस, इसका मतलब होता है सिक्योर। सो इसका मतलब क्या है, ये जब ट्रांसफर हो रहा होता है ना, जब मान लो सर्वर से आपने डाटा रिक्वेस्ट की और वो डाटा आपके पास आ रहा है, अब वो आने के दौरान बहुत सारे हैकर्स, मान लो बहुत सारे नेटवर्क्स राउटर्स के थ्रू आता है ये डाटा, ठीक है, आईएसपी हो गए और बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, उनके थ्रू आता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, ये पूरा डाटा को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट, ठीक है। मतलब कोई भी अगर हैकर ने ले भी लिया ना ये डाटा, ठीक है, तो वो इसे देख नहीं पाएगा कि भाई इस डाटा के अंदर जो तुमने रिक्वेस्ट मांगी है या फिर जो भी चीज तुमने एक्सेस करने की कोशिश की है, इसके अंदर है क्या, यही नहीं पता चलेगा उसे, ठीक है। तो उसे इनक्रिप्ट करने में मदद करता है। सो एचटीटीपी यूज क्या करता है, जो एसएसएल होता है ना, एसएसएल मान लो या टीएसएल टीएलएस मान लो, ये चीजें यूज करता है। एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, ये भी थोड़ा आगे, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, जब आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। थर्ड ईयर में तो शायद ये पूरा टॉपिक ही है, ठीक है। सो ये पोर्ट है तुम्हारा 443 पे रन होता है। मैं आपको बताऊंगा 443 कैसे फाइंड करते हैं, इनके पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट कैसे निकालते हैं एनमैप की मदद से, वो सारी चीजें, ठीक है। अब करते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये देखो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ये क्या करता है, ये तुम्हारा मदद करता है एक स्मूथ फंक्शनैलिटी फंक्शनिंग में नेटवर्क की, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से मदद करता है, जैसे अगर बाई चांस कोई एरर आ जाता है नेटवर्क में, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है देखो, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से, जैसे मान लो राउटर हो गया, ठीक है, फायरवॉल हो गई या कुछ और डिवाइस हो गई, ठीक है, उनको मदद करता है एरर मैसेज सेंड करने में, ठीक है। एरर मैसेज को डिटेक्ट मतलब सेंड करने में मदद करता है, ठीक है। एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग सक्सेस एंड फेलियर। जो सक्सेस एंड फेलियर, मान लो दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, अब दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन में अगर बाई चांस कोई एरर आ रहा होता है ना, तो उसको उसको बताने का काम, मतलब पता भी तो चलना चाहिए वो एरर आ रहा है, ठीक है। वो किस तरीके से पता चलता है, वो पता चलता है तुम्हारा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल की मदद से, ठीक है, वो डिस्प्ले हो जाता है। या फिर डिस्प्ले नहीं होता तो क्या होता है, जैसे मान लो दो डिवाइस हैं, अब मान लो कोई एरर आया, तो एक डिवाइस ऑटोमेटिकली तुम्हारा दूसरा डिवाइस को ये भेज देता है कि भाई मेरे पास ये एरर है, मतलब ये डाटा नहीं आया है, ये डाटा में मिस्टेक आ गई, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये मिस्टेक आ गई, तो वो क्या है, दूसरा जो डिवाइस है वो समझ जाता है उस चीज को और वो उस चीज का सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। तो आपको बीच में कुछ नहीं करना, हाँ, ये आपने प्रोटोकॉल बना दिया कि जिससे हमें पता चल जाए एरर कौन सा है, तो वो आपस में ही रिजॉल्व कर लेते हैं, आपको दिखता भी नहीं है कि भाई ये एरर अकर भी हुआ था, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है काफी अच्छा, जिससे हमें एरर एरर के बारे में पता चल जाता है। बिकॉज अगर ये ना हो ना, तो दो दो जो डिवाइस है उसके अंदर बाई चांस कोई डाटा का या कोई बिट का या कुछ किसी भी चीज का एरर आया, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि भाई एरर आया कहां से और ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। उस चीज को बताने में ये काफी मदद करता है, ठीक है। अब टोपोलॉजीज की बात कर लेते हैं। देखो टोपोलॉजीज क्या होती है, आप पैटर्न, देखो एक तरीके से पैटर्न होता है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे जो नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मान लो बहुत सारे तरीके से एक दूसरे से अपन कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और हर डिवाइस को अपन बोलते हैं नोड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। सो द इंटरकनेक्टेड नोड नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, ठीक है। लेआउट डिटरमाइन मैनर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज विद इन द नेटवर्क। हाँ, सो देखो ये मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो ये रहा, अब मान लो ये दो डिवाइस हैं, ये क्या नाम है, 5 डिवाइस हैं, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब ये सारे हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं, तो हमारे पास ना बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनके थ्रू अपन इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं जो कनेक्शन की जो रास्ते हैं ना, उन्हें अपन टोपोलॉजीज बोलते हैं। और हर एक डिवाइस को, ये जो डिवाइस है उन्हें हम नोड बोलते हैं, ठीक है, नोड, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, ठीक है। अब बताते हैं कि देखो टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो बस टोपोलॉजी हो गई,
ठीक है, अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है, तुम्हारा एक सिंगल केबल निकाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है, सिंगल केबल निकाल दी और और इन डिवाइसेस को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंगल केबल निकाली और इन डिवाइसों को इससे कनेक्ट कर दिया। तो मान लो ये डिवाइस इसको डाटा भेजना चाह रहा है, तो सिंपल सी ये यहां पर जाएगा और यूं करके डाटा भेज देगा, ठीक है, सिंपल रास्ता है इसके पास, ठीक है, और किसी को कोई मतलब ही नहीं है इससे, ठीक है। तो ये सारी हो गई, जैसे डिवाइस शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी गेटिंग डाटा, ठीक है, ये इनएक्सपेंसिव है, नॉट वेरी स्केलेबल, ठीक है, स्केलेबल नहीं है ज्यादा, ठीक है, और जो डिफिकल्ट टू ट्रिबल शूटिंग बोले तो ट्रिबल शूटिंग का मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स अकर होती है ना उन्हें सॉल्व करना, ट्रिबल शूटिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो इसमें क्या, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या ना, जैसे मान लो कोई किसी में डिवाइस में दिक्कत आ गई, ठीक है, तो उससे सॉल्व करना काफी दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इसकी सबकी एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, मैं कुछ की बताऊंगा, बाकी तो आप पढ़ लेना, कोई ऐसी कोई ज्यादा इसके अंदर डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जैसे मान लो एडवांटेजेस में अगर बात कर लेते हैं, ये स्मॉल नेटवर्क में काफी काम आता है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, इजी टू ऐड है, इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर बाई चांस आपको एक और कंप्यूटर ऐड करना है या एक और नोड ऐड करना है तो यहाँ पर लगा दो एक, ठीक है, तो काफी आसान हो जाता है इसमें ऐड करना। अगर बाई चांस डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो जैसे मान लो ये स्मॉल नेटवर्क में काम कर सकता है, बड़े नेटवर्क में काम नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत सारी डिसएडवांटेज होती है एक नेटवर्क की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन थोड़ी है अभी तक, किसी को कोई डाउट हो इसमें? नहीं ठीक है, ओके, ठीक है। अब मान लो जैसे मान लो रिंग रिंग टोपोलॉजी हो गई। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे इसके अंदर ना हर इसमें बस मात्र एक, मान लो एक वो बना देते हैं सर्कल, ठीक है, जिसमें हर हर तरफ एक डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं नोड, ठीक है, ये रहे ऐसे करके। तो ईच नोड इज कनेक्टेड विद द टू नियरेस्ट नोड इन द एंटायर नेटवर्क फॉर्म अ साइकिल, ठीक है, एक साइकिल बन जाता है। जो कि अगर मान लो जैसे मान लो अगर इस डाटा को इससे कुछ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो क्या करेगा ये डाटा, ये वाला मतलब ये नोड इसके थ्रू जाएगा, पहले इसमें जाएगा, फिर इसके पास डायरेक्ट इसके पास जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि यहां से जब डाटा होगा ना हमें यहाँ ट्रांसफर करना है तो सबके अंदर भेजना पड़ता है, ठीक है, एक तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत, अगर बाई चांस ये कट हो गया यहाँ से अगर बाई चांस कट हो गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज अगर यहाँ से कट हो गया तो ये पूरी जो कम्युनिकेशन है ना इसकी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी ये भी तरीके से अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया इजियर टू मैनेज, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे मान लो हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, इनेबल रिलायबल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये एक्सपेंसिव है, रिक्वायर मोर केबल्स, ठीक है, और भी बहुत सारी तरीके की डिसएडवांटेज हैं और एडवांटेज हैं, ये आप पढ़ लेना। बाकी अगली जो टोपोलॉजी होती है वो होती है तुम्हारी स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम ना, बीच में कोई वो जनरेट कर देते हैं नेटवर्क डिवाइस, जैसे मान लो हब हो गया, और हब हो गया, स्विच हो गया, ऐसा ही कुछ डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं और वो ना एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करके हब के थ्रू करते हैं, बट इसमें अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, बाई चांस ये हब में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो ये जो सारे डिवाइसेस हैं वो खराब हैं, एक तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये भी एक स्टार टोपोलॉजी में ये काफी प्रॉब्लम होती है। बाकी इसकी कॉस्ट काफी लो होती है, इजी टू मैनेज भी इजी हो जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी तरीके की एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है, या पढ़ लेना, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जो सिंगल पॉइंट है मात्र ये फेल हुआ तो सारी चीजें फेल हो जाएंगी, है ना, तो वो चीज भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। फिर आती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर ना अपन क्या करते हैं, जो इसके अंदर ना जैसे ब्रिज हो गए, स्विच हो गए और अदर नेटवर्क स्ट्रक्चर सबको सबको तुम्हारे को मिला देते हैं, ठीक है, मतलब एक डिवाइस है ये वाला, इससे ना सभी तरीके से मान लो आसपास वाले भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ठीक है, सभी कनेक्ट है। बाई चांस मान लो ये फेल हो गया, ठीक है, ये फेल हो गया तो क्या करता है, ये यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है, तो मतलब इसके थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, तो ये कम्युनिकेट करने में तो काफी आसान हो जाता है इससे, ठीक है, जैसे मैसेज रिसीव मोर क्विकली, देखो इससे काफी आसान तरीके से अपन मैसेज, मान लो नेटवर्क में यहाँ पर काफी ट्रैफिक है,
मान लो इसके बीच में काफ़ी ट्रैफ़िक है तो वो डायरेक्टली भेज सकता है। ठीक है? तो बहुत तरीके के एडवांटेजेज़ हैं और डिसएडवांटेज भी है फिर भी, ठीक है? ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, ये वाला, ठीक है? मेंटेन करना। बाकी न्यू ऐड जो होता है अगर बाय चांस न्यू जो कोई भी न्यू नोड अगर आपको ऐड करना है, तो वो नोड ऐड करना काफ़ी आसान हो जाता है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आती, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। आगे आता है तुम्हारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री तुम्हारा मिक्सर मान लो एक तरीके से ट्री और स्टार का, ठीक है? ये दोनों का हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड नेटवर्क जिसके अंदर मान लो जैसे ये हो गया जैसे देखो इन इन विच स्टार नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड वाया बस, ठीक है? बस नेटवर्क ट्री नेटवर्क आर हायरार्किकल एंड ईच नोड कैन हैव अ आर्बिट्री नंबर ऑफ चाइल्ड नोड, ठीक है? अब मान लो ये जैसे मान लो ट्री नोड हो गया, हब हो गया एक तरीके से, ठीक है? इसका इससे ये नोड कनेक्ट है, इससे ये नोड कनेक्ट है, ठीक है? अब हब से तुम्हारे बहुत सारे स्विचेस कनेक्ट है, ठीक है? स्मॉल हब मान लो, स्विच मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है? अब उन स्विचों उन हब से तुम्हारे और जो नोड्स हैं वो कनेक्ट है। तो इस तरीके से एक ट्री बन जाता है, ठीक है? तो ये काफ़ी तुम्हारा जो फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी है। मान लो हब है, मान लो इन तीनों को ही कम्युनिकेट करना है, तो इनका एक नेटवर्क बना हुआ है देखो, है ना? इनका ही नेटवर्क बना हुआ है। मान लो ये डिवाइस है, इनका एक अलग नेटवर्क है। मान लो किसी इसको इससे कम्युनिकेट करना है इन्हें, ठीक है? तो यहाँ इस ये हब पे जाएगा, हब से फिर दूसरे हब पे और इससे फिर ये इस पे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है? तो ये काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है। बट ये होता है ना कॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट होता है और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। बिकॉज़ हब अगर बाय चांस यही डिसरप्ट हो गया, ठीक है? तो फिर बचा क्या? ठीक है? ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, सबों की कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी। ठीक है? तो ये भी एक तरीके का डिफ़िकल्ट पाथ होता है। ठीक है? हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है? हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर दैन 2 टोपोलॉजीज़, ठीक है? कोई भी 2 टोपोलॉजी लो और उनको मिक्स कर दो। जैसे मान लो ट्री टोपोलॉजी ली और मेश टोपोलॉजी ली, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो वो बन गया तुम्हारा हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हारा हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है, इसकी एडवांटेजेस और जैसे हाइली फ्लेक्सिबल होता है, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग होती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। बाकी अब बात करते हैं तुम्हारा एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड ये होता है जैसे मान लो इसे लैन कार्ड भी बोलते हैं अपन, ठीक है? ये क्या होता है? 1 सेकंड, हाँ। सो ये एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? इसके ये ना हमें इनको इंटरनेट प्रोवाइड करने में मदद करता है। जैसे मान लो आपने ये देखा होगा, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ इमेज बड़े में कुछ, ठीक है? जो आपकी लैन होती है ना, ये देखो कुछ ऐसा होता है। तो इसके अंदर लैन लग जाती है, ठीक है? इसकी भी एक कैपेबिलिटी होती है, ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने में मदद करता है। एक लोकल इंटरनेट मतलब एक तरीके से डिवाइस बन जाता है हमारे तरीके, है ना? इसकी भी एक स्पीड होती है, जैसे मान लो जैसे कोई कार्ड आते हैं 1 जीबीपीएस के कि भाई 1 जीबी तक ही तुम्हारा डाटा वो ट्रांसफर कर सकते हैं या डाटा रिसीव कर सकते हैं या जो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? स्पीड होती है इनकी भी अलग-अलग। और जैसे 100 एमबीपीएस हो गई। अगर बाय चांस तुम्हारे जो पीसी है, हर पीसी में लगा रहता है वैसे, मतलब जो पीसी होते हैं वो बहुत सारे लैपटॉप्स में भी लगा होता है ये। तो मान लो आपके पीसी की जो एनआईसी कार्ड है वो 100 एमबीपीएस तक है, ठीक है? और मान लो आपका जो राउटर है और वो प्रोवाइड करा रहा है 1 जीबीपीएस, मतलब 1 जीबी जो आपको इंटरनेट है स्पीड वो प्रोवाइड करा रहा है। बट आपके जो पीसी है उसके अंदर जो जो एनआईसी कार्ड लगा हुआ है ना वो 100 एमबीपीएस का है, तो वो 100 एमबीपीएस ही स्पीड आपकी लेगा, ठीक है? वो 1 जीबीपीएस तक नहीं जाएगा, बिकॉज़ चाहे आपके पास डाटा आ रहा हो, बिकॉज़ इसकी कैपेबिलिटी इतनी है, ठीक है? सो ये क्या करता है तुम्हारे जो डिवाइस है, ठीक है? उसको 48 बिट का एक हार्डवेयर एड्रेस प्रोवाइड करा देता है, जिससे तुम्हारा एक अलग ही वो बन जाता है नेटवर्क में, ठीक है? एड्रेस जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है उस नेटवर्क के अंदर और आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है? और जो केबल होती है जो इसके अंदर लगती है, इस डिवाइस के अंदर वो मैंने आपको बता रखी है, ये वाली। ये वाली केबल, ठीक है? ये वाली कॉलेज में भी रखी होगी अगर आपको ये वाली, ठीक है? तो ये वाली केबल इसके अंदर लग जाती है और जो दूसरा जो पार्ट है इसका वो स्विच में लग जाता है। स्विच या जहाँ से इंटरनेट आ रहा हो,
वो सब में लगता है, ठीक है। और ये जो केबल है, ये जैसे मान लो राउटर हो गया, स्विच हो गया, सब में ये केबल लग जाती है, ठीक है। और ये एनआईसी कार्ड भी वहीं इंस्टॉल होते हैं सारे, ठीक है। अब ये केबल्स के बारे में आप पढ़ लेना, इसके ये तो कोई ज़्यादा नॉर्मली रीडिंग लगानी है आपको, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये पार्ट जो 45 कनेक्टर बोलते हैं इसे, RJ45 कनेक्टर, ठीक है। ये आप पढ़ लेना इनके बारे में, छोटी-मोटी चीज़ें हैं ये तो। बस केबल्स के बारे में बताया कि केबल कौन-कौन सी टाइप होती है जो नेटवर्क में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हब की, ठीक है। हब क्या होता है? देखो, हब ये लेयर 1 का होता है, जैसे मान लो जो अपन फिजिकल लेयर होती है ना, तो उसमें आता है ये काम में। सो इसके अंदर क्या है, हब एक डिवाइस होता है जो कि देखो मैं एक बार दिखाता हूँ तुम्हें इमेज, ठीक है। हब एक तरीके से डिवाइस होता है जो कि अपन नेटवर्क बनाने में अपन यूज करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे ये रही इमेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ये जो नीले कलर में, ठीक है, ये एक एक तरीके से लैन केबल है, ठीक है। अब ये केबल हब से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। हब से कनेक्ट होने के बाद ये आपके पीसी पर आती है और इंटरनेट वगैरह जो भी आप एक्सेस करते हैं वो एक नेटवर्क के अंदर वो चलाते हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस आपको कम्युनिकेट करना होता है इस मान लो प्रिंटर से, ये रहा प्रिंटर, ठीक है। अब जैसे ही आप इससे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पहले तो इसके थ्रू जाएगी, ठीक है। हब में गई, हब से आप जिसको भी भेजना है, मान लो इसको भेजना है प्रिंटर को, ठीक है, ये प्रिंटर के पास चली जाती है। बट ना, हब की एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, देखो, अगर बाई चांस आपने यहां से भेजा कोई रिक्वेस्ट, जैसे मान लो ये लाल कलर की बिंदु दिख रही है आपको, ये जा रही है यहां से, जैसे ही गई तो ये क्या करता है, सबको भेजता है, ठीक है। इस कंप्यूटर को भी भेजेगा प्रिंट करने की रिक्वेस्ट, इसको भी भेजेगा प्रिंट करने की, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, ठीक है। ये सारे लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर फाइनली इसको भी भेजेगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा इसकी रिक्वेस्ट, बिकॉज ये एक्चुअल में प्रिंटर है, ठीक है। तो ये जैसे ही ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, ये प्रिंट आउट निकाल देगा। बट इसके अंदर जो इशू है वो इस बात का है कि ये ऐसे ना सबको भेजता है ये रिक्वेस्ट। अब मान लो इसको भी कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, इसको इससे बात करनी है, ठीक है। इसको अब मान लो इस वाले को इससे बात करनी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब भी रिक्वेस्ट भेजेंगे ना सबको भेजेंगे, ठीक है। जितने भी पीसीज हैं, कंप्यूटर जो भी पीसी कनेक्टेड है, उन सबको रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक डिसएडवांटेज है इसकी, जिससे क्या है, नेटवर्क काफी बढ़ जाता है, ठीक है। स्पीड भी स्लो आती है, रिक्वेस्ट भेजोगे वो डिले आ जाता है, बैंडविड्थ का यूज कम होता है ना, क्योंकि ये सारी चीजें बैंडविड्थ पे डिपेंड होती हैं। अब अब ऐसा तो है नहीं कि कितना भी डाटा ट्रांसफर कर लो किसी भी लाइन के थ्रू, है ना। उसकी भी एक लिमिट होती है कि भाई कितना कितना ही आप उसमें ट्रैफिक ला सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है इससे, तो इसकी जगह ना, ये हब समझ में आ गया, हब क्या होता है, ठीक है। तो ये भी मल्टी, जैसे मान लो यूनिकास्ट, यूनिकास्ट मतलब एक एक को रिक्वेस्ट भेजनी है, मान लो एक से बात करनी है। मल्टीकास्ट मतलब सबसे बात करनी है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मतलब आपको जैसे मान लो सबको ही भेजना है, ठीक है। मल्टीकास्ट मतलब एक से दो या तीन से बात करनी है, और ब्रॉडकास्ट मतलब सबको ही भेजना है, तो उनमें सब में काम आता है। बट ये जो हब होता है ये सबको ही भेजता है, एक तरीके से एक को भेजता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हब के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। सो इससे बनता है तुम्हारा स्विच, कोई अच्छा एक अच्छा वर्जन है स्विच का। तो स्विच क्या करता है, कुणाल को दिक्कत है किसी को अभी तक? भैया ये विशाल, हमको अपन हिमांशु, कंप्यूटर के अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते, हमको अपन जैसे वाईफाई को घर पे यूज कर लेते हैं। जैसे हब हो गया नहीं, ये जैसे मान लो ये हब ना एक तरीके से आपका ट्रांसपोर्टर मान लो आप तरीके, है ना, जो आपको बस कनेक्ट करता है, नेटवर्क बनाने में मदद करता है, ठीक है। जैसे अब ये दो कंप्यूटर हो गए, इनको बस कम्युनिकेट करने में मदद करता है, इनसे नेट नहीं चल रहा है एक तरीके से, तुम समझो, हैं बस ये अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है। जो नेट चलता है आपका, जो फायरवॉल हो गई उनसे चलता है, ठीक है। ये बस एक तरीके से इस डिवाइस से कम्युनिकेट करने की मदद कर रहा है, मतलब कोई भी चीज इससे इसको भेजनी है तो वो भेज सकते हैं, तो वो चीज है। इंटरनेट चलाने के लिए तुम्हारी फायरवॉल होगा, जैसे मान लो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जैसे वो राउटर हो गया, ठीक है, वो मदद करता है। हाँ, सो आगे बढ़ते तो हैं। सो जैसे हब हो ये गया। पर हाँ, कुणाल। ये खरीदना पड़ता है ना बाहर से, मार्केट हाँ, से। ये जो कंपनीज वगैरह हैं वो खरीदती हैं, हमें तो ऐसी कोई नीड नहीं पड़ती, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में मदद करता है,
जब बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह जो अपन को कनेक्ट करने होते हैं, कुछ ऐसा होता है। ठीक है। जो नॉर्मल अपन घर में तो खरीद ही लेते हैं, बट जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर ना काफी काफी जो ज्यादा नेटवर्क होते हैं, तो उनके अंदर ना ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, बिकॉज ये ब्रॉडकास्ट करता है भाई, एक ही रिक्वेस्ट को ये सब जगह भेजता है। तो कोई मतलब नहीं है ना उस एक ही रिक्वेस्ट को सब जगह भेजने का। तो इसीलिए हब हब की जगह ना लोग प्रेफर करते हैं स्विच को। जो तो हमारे जैसे मान लो जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना, तो उसके अंदर स्विच लगे, जो सर्वर रूम अगर गए हो कभी, तो उसके अंदर ना स्विच लगे होते हैं। तो स्विच क्या करते हैं, ये तुम्हारा जो ये भी तुम्हारा यही काम करते हैं, हब वाला। ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है, जो तुम्हारा जो जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको ना उनको ये आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है। और एक डिवाइस को वही रिक्वेस्ट भेजता है जो जिसे वो चाहिए होता है। जैसे मान लो स्विच स्विच की अगर बात करें, ठीक है, ये रहा। ठीक है। अब मान लो कोई जैसे ये पीसी है, ठीक है, अब बाई चांस ये मैसेज करना चाह रहा है एफ को। ठीक है। तो स्विच क्या करता है, इसकी रिक्वेस्ट एफ को ही भेजेगा। ठीक है, ना कि इन सबको। ठीक है, इन सबको। तो इसके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है कि ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई जो पीसी ए है वो रिक्वेस्ट भेजना चाहता है एफ को, तो मैं औरों को क्यों भेजूं। सिंपल एज दैट, है ना। तो हाँ, भैया इसका इनपुट किस बेस पे जाता है, मतलब इसको कैसे बताते हैं अपन कि एफ पे भेजना है अपने को ये? देखो, ये ना जैसे मान लो कभी रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे मान लो आपके मैक एड्रेस होता है एक तरीके से पीसीज में। ठीक है। उस मैक एड्रेस जो आपका जो इंटरनेट जो डिवाइस ओनर है, जैसे मान लो ये जो पीसी जिसने दिया है वो और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग एक अथॉरिटी होती है, वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है। उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे मान लो इस बंदे इस जो पीसीए ने जब कम्युनिकेट किया ऐप, मतलब जब पहली बार जब मान लो रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, अब उस वो रिक्वेस्ट भेजी, तो ये एक बार चेक कर लेता है कि भाई पीसी एफ को भेजा है। ठीक है। अब एफ जब भी भेजेगा, तो इन दोनों की ये जो स्टोर है ना, ये अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेता है इन दोनों के एड्रेसेस को। ठीक है। अब जब भी मान लो इसने कम्युनिकेट किया किसी भी एड्रेस, मान लो एफ एफ को भेजा इसने, तो उसे पता है कि भाई एफ का एड्रेस कौन सा है। ठीक है। तो वो एफ को ही भेजता है इसकी चीज, बिकॉज ये इसके पास खुद का ही अपना वो जो स्टोरेज होता है एड्रेसेस का, वो रहता है। और जितने ज्यादा ये जो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है ना, उतना ही एक्यूरेट हो जाता है जो रिक्वेस्ट भेजने में। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी अगर जो मलिशियस इंटेंट वाला इंसान है, वो कैप्चर नहीं कर सकता इसको। ठीक है। बिकॉज ये जो रिक्वेस्ट जा रही है वो एफ को जा रही है। मान लो हमारे नेटवर्क में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो इस नेटवर्क का नहीं है, ठीक है, वो भी अपना डिवाइस लगा देता है, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो ए है वो एफ को ही भेज रहा है। ठीक है। वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा। बट हब के केस में ऐसा नहीं है। हब जब भी भेजता वो सबको भेजता, तो जो हैकर है उसके पास भी आ जाती है इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई किसी ने, मान लो कोई डिवाइस ने किसी को ये भेजा है। ठीक है। तो वो चीज होती है। तो अब स्विच का मैं आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है। जैसे इसमें लिखा भी है, व्हेन कंप्यूटर ए सेंड टू अ बी, देन स्विच एडेड जो मैक एड्रेस है वो तो इसकी टेबल में ऐड कर लेता है ए का। ठीक है। और वो जब भी जब जैसे मान लो ए से बी का है ना, तो जब भी ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो एड्रेस की मदद से आइडेंटिफाई करके उसे भेज देता है, सिंपल शब्दों में। बाकी आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा राउटर। ठीक है। राउटर क्या करता है, उसका हेडर राउटर बिल्डर टेबल टू परफॉर्म फॉरवर्डिंग डिसीजन। ठीक है। सो ये भी कुछ ऐसा ही करता है। ये क्या, ये ना जैसे मान लो राउटर, मैंने एक तरीके से तुम्हारे देखो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। देखो दिख रहा है। ठीक है। तो मैंने ये वीडियो देखी थी, काफी अच्छी थी। ठीक है। इसके अंदर जैसे जैसे एक सेकेंड,
ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, ठीक आ है। रही है, आ रही तो है। तो देखो, ये राउटर होता है। अब राउटर के अंदर ना, जैसे मान लो ये जो आपकी जो रेड एरिया है, ठीक है? रेड एरिया एक नेटवर्क मान लो आप, ठीक है? और ये जो राउटर होता है ना, ये जो 2 या 2 से अधिक जो नेटवर्क होते हैं ना, उनके बीच में लगता है राउटर। तो मान लो, जैसे मान लो 2 नेटवर्क हो गए, अब कोई मान लो एक ही नेटवर्क में कोई किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ठीक है, ये क्या है, उस रिक्वेस्ट को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है? उस रिक्वेस्ट को एक ही नेटवर्क में रखता है। जैसे मान लो रेड नेटवर्क हो गया आपका, ठीक है? तो रेड का रेड में ही रहने देगा। अगर बाई चांस किसी और को कम्युनिकेट करना है, देखो, जैसे मान लो रेड का चल रहा है, तो रेड में ही रेड की जो इन्फॉर्मेशन है वही केवल इस नेटवर्क में आ रही है, ठीक है? बाकी जो रिक्वेस्ट है ना, ये पास कर रहा है, ठीक है? बाकी रिक्वेस्ट को हटा रहा है। ये देखो, अब इसमें एग्जांपल दिया, जैसे मान लो ये रेड नेटवर्क हो गया एक तरीके से, ये तुम्हारा ब्लू हो गया, ठीक है? और ये तुम्हारा एक तरीके से 2 अलग-अलग नेटवर्क हो गए। तो अब देखो, जैसे रेड है, अब रेड के अंदर ना रेड का अलग ही चल रहा है, ठीक है? ये बाहर नहीं आने दे रहा है इस रिक्वेस्ट को, बिकॉज़ रेड के जो पीसीज़ हैं, जो यूज़र है या नोड है, वो रिक्वेस्ट केवल अपने ही कंप्यूटर्स को कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए उसे उसे जो दूसरा नेटवर्क है, जो कि जैसे मान लो ब्लू नेटवर्क हो गया, उसमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसे ना तो वो एक्सेस कर सकता है और ना ना जाने की उसे कोशिश करनी है, ठीक है? बट अगर बाय चांस रेड वाले को कम्युनिकेट करना है तुम्हारा ब्लू नेटवर्क से, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो क्या करता है, जैसे मान लो ये जो रेड है, ठीक है? ये जनरेट करता है ब्लू पैकेट, ठीक है? जैसे मान लो ये ब्लू गया, इस राउटर के थ्रू जाता है। अब ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये ब्लू को रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है? तो ब्लू के थ्रू इस पे जाता है, ठीक है? इसलिए ऐसे गया, है ना? बिकॉज़ इसने इस जो पीसी है, इसको कम्युनिकेट करना था इससे, और इसने इसी की रिक्वेस्ट भेजी। बट अगर इसको कम्युनिकेट करना होता बाय चांस रेड से, तो ये जो डिवाइस है, ये जो जो राउटर है, इससे बाहर ही नहीं आने देता इसे। बिकॉज़ ये जो रिक्वेस्ट है मात्र केवल रेड नेटवर्क के लिए ही है, और ये आइडेंटिफाई करने का काम ही तुम्हारा राउटर का होता है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? समझ नहीं आया अभी। देखो मैं बताता हूँ। राउटर एक तरीके से देखो, दोबारा देखो, मैं अब तो समझ में आ गया अब क्या होता है ना? अब समझ में आ गया कुणाल? नहीं आया भैया। हब नहीं आया? ठीक है, अरे हाँ, देखो अब तो आ गया। हाँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हब, देखो हब मैंने का काम सोचा समझ में आ गया। हब तो केवल ब्रॉडकास्ट करता है तुम्हारी चीज़ों, ठीक है? ये इसका कुछ काम नहीं है, इसका केवल ब्रॉडकास्ट करता है, तुम्हारे बस इन्फॉर्मेशन लेता है और उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, सबके पास चली जाती है। तो इसलिए इसलिए अपन इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है? जो स्विच होता है, ये तुम्हारा आइडेंटिफाई कर लेता है मैक एड्रेसेस को, ठीक है? एक ही डिवाइस के अंदर, ठीक है? एक ही नेटवर्क की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है? मान लो ये जो स्विच होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है? एक ही नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं और उन्हीं को भेजता है। इतनी क्लियर है? जो जो स्विच होता है, वो केवल जो एक ही नेटवर्क है, उसके अंदर जो भी तुम्हारे जो डिवाइसेस हैं, उसके अंदर जो ये रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है। मात्र ये मतलब उस हब का अपोजिट, हब का अपग्रेडेड वर्जन है। हब में जो प्रॉब्लम थी कि भाई ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देता था, और वही वही काम ये स्विच नहीं करता, ठीक है? ये स्विच वही उसी को मतलब एक ही जगह भेजता है। इतना क्लियर है? भैया मैक एड्रेस क्या होता है? देखो मैक एड्रेस यार, मैक एड्रेस ये ना हर डिवाइस का अलग अलग होता है, जिससे नेटवर्क में आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये हो गया, मान लो 2 डिवाइस हो गए, ठीक है? अब 2 डिवाइसेस, जैसे ये दोनों डिवाइसेस हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं मैक एड्रेस की मदद से। और मैक एड्रेस होता है तुम्हारा 48 डिजिट का होता है, ठीक है? जिसके अंदर हर डिजिट साइज 6 बिट की होती है, ठीक है? तो तो ये उस आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस बराबर सेम होता है? नहीं, नहीं, नहीं। जैसे मान लो मैक एड्रेस, हर हर एक डिवाइस की मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों होता है, ठीक है? हर एक उसमें। और आईपी एड्रेस भी 2 तरीके के हो जाते हैं, जैसे मान लो आईपीवी4, आईपीवी6, जैसे मैंने बताया था पहले, ठीक है? तो ये तीनों अलग-अलग हैं, समझ रहे हो? जैसे मान लो, अब और ये आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड कराता है ना, वो तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है तुम्हें, ठीक है? तुम्हारे डिवाइस के लिए जब भी इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कराता है। बट ये जो मैक एड्रेस है ना,
ये तुम्हारे डिवाइस का एड्रेस है, ठीक है, जो कि क्या नाम है, तुम्हारे तुम्हारे पास जब भी तुम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो ना, दो डिवाइस, चाहे बिना इंटरनेट की मदद से, बिना कुछ चीज की मदद से, तो ये काम आता है मैक एड्रेस एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने में। और जो आईपी एड्रेस है वो नेटवर्क में तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में आता है, तो अलग अलग है दोनों चीज। यदि अपन किसी डिवाइस में इंटरनेट यूज नहीं करें तो अपना आईपी एड्रेस शो नहीं करेगा? आईपी एड्रेस शो करेगा ना कोई तो नेटवर्क में होगा ही वो। कैसे चेक करोगे अगर बाई चांस आईपी एड्रेस तुम्हारा है ही नहीं, तो मतलब अगर बाई चांस तुम इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो, तो आईपी एड्रेस कैसे चेक करोगे? है ना, किसी भी एड्रेस से तुम्हें कनेक्ट भी तो होना है। तो और वो जो एड्रेस है वो प्रोवाइड कराता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आईपी एड्रेसेस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मान लो डायनेमिक आईपी हो गया, स्टैटिक आईपी एड्रेस हो गया, कौन सा प्रोवाइड करा रहा है वो उस पर डिपेंड करता है तुम्हारे नेटवर्क ऑपरेटर पे, तुम्हें कौन सा आईपी मिलेगा। बट ये रहता है, बाकी मैक एड्रेस सबका सेम रहता है जहां तक है। और बाकी ये भी डिपेंड करता है तुम्हारा जो इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर, इंटरनेट प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैं बता देता हूँ इसका नाम। वो क्या करते हैं, तुम्हारे जो वर्ल्ड को ना रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, तो वो तुम्हें आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। जैसे मान लो रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ठीक है, उसे मान लो 2 लाख या 1 करोड़ आईपी दे रखे हैं, तो वो क्या करता है, इन्हीं आईपीज को हर एक डिवाइस को असाइन कर देता है, ठीक है। अब वो स्टैटिक आईपी असाइन करता है, डायनेमिक आईपी असाइन करता है, IPv4 असाइन करता है, IPv6 असाइन करता है, ये टोटली उस पर डिपेंड होता है जो तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो भी। और जो लोकल आईपी होते हैं जो कि तुम्हारा राउटर असाइन करता है वो अलग होते हैं। तो मतलब है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लेकिन आ जाएगा तुम्हें समझ में धीरे धीरे। खैर, अब हम स्विच की बात कर रहे थे, ठीक है। देखो स्विच ना, मान लो एक तरीके से ये एक ही नेटवर्क के पार्ट है ना। स्विच क्या होता है, तुम्हारे एक नेटवर्क में काम करता है, बट जो राउटर होता है वो तुम्हारे मल्टीपल नेटवर्क में काम करता है। ये डिफरेंस मेन देखो इसके अंदर, जो इसके अंदर कंफ्यूजन हो रहा था शायद, राउटर और स्विच में क्या अंतर है, ठीक है। स्विच जो होता है तुम्हारा एक नेटवर्क में काम आता है, और जो राउटर होता है तुम्हारा, जो ये मल्टीपल नेटवर्क में काम आते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए, जो राउटर होते हैं वो जो नेटवर्क का पूरा जो 2 नेटवर्क है ना, उनके ट्रैफिक को हैंडल करने में काम आता है, ठीक है, राउटर। और ये जो स्विच है वो भी क्या नाम है, वो तुम्हारे एक ही जो नेटवर्क है उसके ट्रैफिक को हैंडल करने में मदद मदद करता है। समझो कुणाल, इसमें कोई इशू है अभी भी? कुणाल, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ये हो गया अपने लिए। अच्छा, और मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें डायग्राम। अब स्विच, देखो ऐसा होता है। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा स्विच हो गया, ठीक है। अब ये जो एक ही नेटवर्क है ये तो, ठीक है, इसको यूज कर रहा है तुम्हारा स्विच, ठीक है, जिससे सर्वर एक्सेस जो भी हो रहा है तुम्हारा, जो भी काम कर रहा है वो तुम्हारा ये स्विच कर रहा है। ये दूसरा नेटवर्क है जिसको कंट्रोल करता है तुम्हारा स्विच, ठीक है। अब इन दोनों को जो कंट्रोल करता है ना, वो तुम्हारा राउटर है। अब मान लो इसको बात करनी है तुम्हारी इससे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस स्विच के पास जाएगा, स्विच इसको इसके पास भेज देगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। और बाई चांस हाँ ठीक है। अब मान लो इसको इससे बात करनी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस स्विच को जाएगा, ठीक है, स्विच के पास ये राउटर के पास जाएगा। अब राउटर डिसाइड करेगा कि कहां भेजना है, ठीक है। राउटर को पता चला कि भाई ये वाली जो रिक्वेस्ट जो कर रहा है वो इस नेटवर्क के अंदर है, मान लो और भी नेटवर्क हुए तो, ठीक है। अब इस ये वाला स्विच क्या करता है, फिर ठीक इसकी रिक्वेस्ट लेता है, यहां से फिर क्या है, इसको भेज देता है, ठीक है। पहले इसको भेजेगा स्विच को, और स्विच डिसाइड कर देगा कि भाई इसको भेजना है, ठीक है। तो ऐसे कम्युनिकेट होता है। तो राउटर की राउटर अपना काम करता है जो नेटवर्क के बीच में करता है, और ये जो सर्वर है, क्या नाम है, जो स्विच है, वो अपना काम करता है। तो दोनों को देखिए अलग अलग पार्ट, अलग अलग काम, ठीक है। राउटर हो गया, स्विच हो गया, सर्वर,
ठीक है, सर्वर को मैंने बता ही दिया आपको पहले ही। सर्वर देखो क्या करता है, सर्वर किसी भी देखो एक बार डेफिनेशन देख ले, सर्वर इज अ कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड रिसोर्स डाटा सर्विसेज। रिसोर्स प्रोवाइड करना, डाटा प्रोवाइड करना, या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना किसी भी क्लाइंट को, ठीक है मल्टीपल क्लाइंट को या अदर पार्टी कंप्यूटर्स को जो प्रोवाइड कराता है वो तुम्हारा सर्वर होता है, सिंपल एज दैट। ठीक है, डेफिनेशन आप देख लेना। और जैसे सर्विसेज, जैसे मान लो जो मैंने पहले बताई, वेब वेब सर्वर हो गए, मेल सर्वर हो गए, ये टाइप्स ऑफ सर्वर है, वर्चुअल सर्वर हो गए। ठीक है, ये सारे टाइप्स ऑफ सर्वर है। ठीक है, ये हो गया। अब सर्वर के टाइप समझ लेते हैं। सर्वर के टाइप, जैसे मान लो फाइल सर्वर हो गए। फाइल सर्वर क्या करते हैं, ये फाइल्स, ये जैसे फाइल्स को एक्सेस करने में मदद करते हैं। जैसे मान लो कोई एक फाइल कहीं रिमोट लोकेशन पे, सर्वर पे है, ठीक है, उस फाइल को जो एक्सेस करने का काम करते हैं ना, वो फाइल सर्वर होते हैं। मान लो उस सर्वर को एक्सेस करने का जो, मतलब एक्सेस नहीं, स्टोर जो करता है फाइलों को, वो तुम्हारा फाइल सर्वर होता है। ठीक है, सिंपल एज दैट। प्रिंट सर्वर, प्रिंट सर्वर एक तरीके से ले लो तुम प्रिंटर। ठीक है, प्रिंट सर्वर क्या करता है, तुम्हारी जो प्रिंटिंग की जो रिक्वेस्ट है उन्हें फुलफिल करता है और उनको स्टोर करता है। तो वो सारी चीजों का काम प्रिंट सर्वर करता है। ठीक है, जैसे मान लो आप, मान लो मल्टीपल यूजर्स हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंट सर्वर से, मतलब प्रिंट सर्वर जो प्रिंटर के अंदर है। ठीक है, और उस प्रिंट सर्वर पे ही सारी रिक्वेस्ट होती है, जैसे ही उन्हें रिक्वेस्ट मिलती है वो फुलफिल कर देता है। ठीक है, और जैसे मान लो, अब मान लो एप्लीकेशन सर्वर हो गया। जैसे एप्लीकेशन सर्वर किसी भी जो एप्लीकेशन है ना, उसे होस्ट करने के काम में आता है। ठीक है, एप्लीकेशन को रन करने में और होस्ट करने में, उसमें जो मदद करता है वो तुम्हारा एप्लीकेशन सर्वर होता है। डूइंग रिमूवल नीड टू ईच क्लाइंट। ठीक है, कौन कौन से क्लाइंट रिमूव करने हैं, कौन कौन सा वो सारी चीज, और रिसोर्सेज जो देने होते हैं, वो तुम्हारा एप्लीकेशन सर्वर काम करता है। रिसोर्सेज मतलब जैसे मान लो इंटरफेस, जैसे कोई भी, जैसे मान लो एप्लीकेशन है, उसको रन करने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है ना, जो टूल्स हो गए, जैसे एस एम टी पी या कोई भी रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, उनकी जो नीड होती है वो सारा एप्लीकेशन सर्वर हैंडल करता है। ठीक है, अब मान लो डीएनएस सर्वर हो गया। डीएनएस के बारे में मैंने बताया, डीएनएस क्या होता है। डीएनएस वो होता है जो कि तुम्हें तुम्हारे आईपी को नाम देता है। ठीक है, सॉरी। हाँ, तुम्हारे आईपी को वो जो नाम असाइन करता है ना, वो डीएनएस सर्वर होता है। इसी डीएनएस सर्वर के पास तुम्हारा आईपी भी रहता है और जो तुम्हारा नाम है वो स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये, और वहां से जब भी रिट्रीवल करना होता है तो अपन जाते हैं डीएनएस सर्वर पे। ठीक है, डेफिनेशन तुम लोग पढ़ लेना। सो आईपी जब भी असाइन होते हैं, जो उसको एक्सेस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए, मतलब जो नाम बना देते हैं उनके, जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, अब जैसे आपको तो केवल google.com दिख रही है, बट google.com एक्चुअल में वो google.com नहीं है। एक्चुअल में तो वो कोई आईपी है, ठीक है, जिसपे google.com जो डोमेन है वो होस्ट हो रखा है, और वो जो डीएनएस सर्वर पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर रहती है। ठीक है, अब मेल सर्वर है। मेल सर्वर पे जैसे मेल वगैरह स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे एसएमटीपी का मैंने बताया था, एसएमटीपी की मदद से अपन मेल को भेजते हैं। ठीक है, पीओपी की मदद से अपन मेल को रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन मेल सर्वर के थ्रू करते हैं। मेल सर्वर पे ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, और मेल सर्वर से बाद में ये डिलीट होती है, वो जैसे मैंने बताया था कौन से प्रोटोकॉल की मदद से आप कर रहे हो, वो सारी चीजें डिसाइड होती है इसमें। ठीक है, वेब सर्वर, आगे बात करते हैं वेब सर्वर की। वेब सर्वर क्या होता है, जो वेबसाइट होती है, जैसे मान लो एचटीटीपी भी मैंने बताया था, एचटीटीपी हो गई, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हो गई, ये सारी चीजें तुम्हारी होस्ट होती हैं वेब सर्वर पे, जहां से तुम्हें कोई भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन लेते हो ना, वो सारे वेबसाइट का डाटा एक्सेस करते हो, वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट का टेक्स्ट एक्सेस करते हो। ठीक है, वो सारी चीज होती है तुम्हारी वेब सर्वर पे। ठीक है, इनको भूल जाओ, ये अपाची अपाची, ये तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। सिंपल समझो, सीएसएस जो क्या नाम है, जो सीएसएस हो गई, एचटीएमएल हो गई, जो वेबसाइट बनाने में यूज होती हैं, साइट जो लैंग्वेजेस, ठीक है, उनको एक्सेस करने में वो मदद करता है तुम्हारा वेब सर्वर। ठीक है, अब डाटाबेस सर्वर हो गया। डाटाबेस सर्वर क्या करता है, डाटाबेस सर्वर सिंपल एज दैट, जो तुम्हारी जो जो भी डाटा है ना, तुम्हारा डाटा एक किसी वेबसाइट पे स्टोर होता है। ठीक है, अब उस डाटा को एक्सेस करने के लिए ही डाटाबेस सर्वर होता है। जैसे मान लो मैंने वेबसाइट बनाई, ठीक है, अब मैंने मान लो मैंने वेबसाइट बना के कहीं अपन डाटा जो स्टोर करूंगा, कहीं तो स्टोर करूंगा जो यूजर्स का डाटा है। जैसे मान लो तुम्हारा है, अब तुमने मेरी वेबसाइट पे रजिस्टर किया, तो तुम्हारा जो डाटा स्टोर होता है ना, किसी डाटाबेस सर्वर में होता है, कि भाई आपका नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, जो एक्सेस दे रखा है, वो सारी चीज़ें, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो जो सारी जो स्टोर होती है, वो तुम्हारी डाटाबेस सर्वर पे होती है। ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है?
प्रॉक्सी सर्वर एक्चुअल में सर्वर नहीं होता जहां से अपन कोई चीज रिसोर्सेज वगैरह लेते हैं। ये क्या करता है, जैसे वीपीएन का तो सुन ही रखा है सबने नाम, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये एक तरीके के ऐसे फेक सर्वर होते हैं जिसपे ना हम केवल रिक्वेस्ट करते हैं। मान लो हमने हमने बोला कि हमें गूगल एक्सेस करना है, ठीक है, किसी प्रॉक्सी सर्वर से, ठीक है। तो वो क्या करता है, पहले तो खुद रिक्वेस्ट लेगा, हमने भेजी कि भाई गूगल एक्सेस करना है, तो वो खुद ना करके क्या है, किसी और सर्वर को दे देता है आपकी रिक्वेस्ट, ठीक है, कि भाई ये इन्होंने google.com मांगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो तुम्हारा और जो एंड सर्वर है मतलब google.com, उसके बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं हो पाता, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर ना आइडेंटिटी आइडेंटिटी को छुपाने में काफी मदद करता है। तो जब भी अपन वीपीएन वगैरह यूज करते हैं, वो प्रॉक्सी सर्वर की मदद से ही यूज होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डीएचसीपी सर्विस की, ठीक है, डायनेमिक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा, ये जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या करता है, तुम्हें जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क में तुम डायनेमिकली असाइन, जो नेटवर्क में डायनेमिकली जो असाइन आईपी होती है वो देता है। डायनेमिकली असाइन आईपी का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, किसी भी एक नेटवर्क में फिक्स्ड सेट ऑफ आईपीज होती है, ठीक है, जो उस नेटवर्क को मिली होती है। तो वो क्या करता है, जब आप उस नेटवर्क में हो, ठीक है, तो आपको एक आईपी असाइन कर देता है, ठीक है। मान लो कोई भी एक्स वाई जेड आपको आईपी दे दी, ठीक है। अब मान लो आप कहीं चले गए, ठीक है, आपने फोन बंद किया और आप मतलब कोई भी जो नेटवर्क था उसके अंदर से लैपटॉप पीसी जो भी बंद किया, ठीक है, आप चले गए। तो वो क्या करता है, आपकी जो आईपी है वो रखी रखी क्या करेगी, वो किसी और होस्ट को दे देता है, ठीक है। तो और होस्ट को दे दिया, ठीक है। अब आपकी जो आईपी थी उससे वो दूसरा एक्सेस कर रहा है उसी को, ठीक है। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन जो आईपीज की और डायनेमिक असाइन में किसको क्या असाइन करना है, कब किसको कौन सा आईपी असाइन करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है तुम्हारी डीएचसीपी सर्वर पर, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का सर्वर होता है, ठीक है। आरआईएस, अब ये आरआईएस रिमोट रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर क्या होता है, एक तरीके का, जैसे मान लो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, जब भी अपने ऑफिस वगैरह लॉन्च करती है ना, मतलब मान लो जैसे मान लो 100 लोगों के लिए पीसीज लॉन्च किए बनवाए, ठीक है। तो रिमोट रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं इनके पहले से ही, कि भाई ऐसा ऐसा हमने ये फंक्शनैलिटी चाहिए, और ऐसे ऑटोमेटिकली सब सब कंप्यूटर सब पीसीज में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो उसमें यूज आता है ये आरआईएससी। वैसे आरआईएससी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट आपको पता होना चाहिए आरआईएससी। जब भी अपन जैसे नई नई किसी जो कंपनीज वगैरह होती हैं, वो जब एकदम से जब किसी को इंस्टॉलेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इंस्टॉल कराना होता है, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मान लो विंडोज हो गया, अब विंडोज में भी कई कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कई सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं जो इंस्टॉल करते समय मांगता है, जैसे ठीक है, कि भाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, ठीक है, आपको ये भी फंक्शनैलिटी चाहिए, आपको ये टूल चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, वो सब मांगता है ना। तो वो सारी चीज प्रोवाइड कराता है तुम्हारा आरआईएससी। इसके बाद में इसके अंदर आरआईएससी सर्वर, ठीक है, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आरआईएस प्रोवाइड कराता है। लास्ट में आता है तुम्हारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, जब भी तुम किसी से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, आपका पूरा नेटवर्क, जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, कोई भी आउटसाइडर है या फिर कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, तो वो है ना फायरवॉल एक तरीके से दीवार बन जाती है उसके सामने। तो उसको फिल्टर करती है पहले तो, कि भाई आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका ये नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, ठीक है। अब मान लो किसी आउटसाइडर को इससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, इससे कम्युनिकेट मान लो इनसे कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करता है, जब भी रिक्वेस्ट भेजता है ये फायरवॉल्स के थ्रू जाती है उनकी रिक्वेस्ट, ठीक है। फायरवॉल आइडेंटिफाई करता है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो लेजिटिमेट या सही है या नहीं है, या कोई भी ऐसा ऐसा वो इंटेंट तो नहीं है जिससे जो नेटवर्क है वो हार्म हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके अंदर। तो वो चीज आइडेंटिफाई करने का काम होता है तुम्हारा फायरवॉल का, ठीक है। हम जो वैसे जो हैकर्स वगैरह होते हैं इसे भी बाईपास कर लेते हैं, मतलब जब भी रिक्वेस्ट भेजेंगे फायरवॉल को पता भी नहीं चलेगी, या फिर उसकी जो फिल्टर लिस्ट है जिसके अंदर वो फिल्टर करता है कि भाई कौन सा बुरा है कौन सा सही है, ठीक है, उनको ही मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या है उन्हें पता ही नहीं चलता फायरवॉल्स को कि भाई इसने जो भेजा है वो एक्चुअली में मलिशियस है,
हैं, जो भी भेजा है वो अच्छे कामों के लिए नहीं भेजा है, ठीक है? तो वो चीज़ को हटाने के लिए ये हैकर्स वगैरह काफ़ी चीज़ों का यूज़ करते हैं, बट हाँ, फायरवॉल का काम ये होता है कि जो तुम्हारा जो भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसे पूरी को बारीकी से चेक करता है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ ना आ जाए जो हमारे नेटवर्क को नुकसान पहुँचा दे। तो ये चीज़ होती हैं। सो आज के लिए लाइक हो गया कंप्लीट फाइनली आखिरकार, आप लोगों ने साथ दे दिया। ये हार्डवेयर पीस होता है, सॉफ्टवेयर पीस होता है? ये हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। मतलब फायरवॉल अगर आप जैसे मान लो सर्वर हो गया, जैसे कॉलेज का सर्वर है, अब उसमें सर्वर रूम पूरा बनाया तो हार्डवेयर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल लग जाती है, ठीक है? अगर बाई चांस सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर बेस्ड भी फायरवॉल आती है बहुत सारी। जैसे मान लो मैं बताता हूँ फायरवॉल कैसे होते हैं, ठीक है? तो फायरवॉल जैसे मान लो एक सेकेंड। सो ये मेजरली तो देखो हार्डवेयर बेस्ड होती है, जैसे मान लो ये जैसे सिस्को सिस्को बेस्ड फायरवॉल भी होती है, ऐसी होती है कुछ। हाँ, ये रहा। सो ऐसी कुछ फायरवॉल्स होती हैं, देखो पालो अल्टो फायरवॉल होती है। इनको आपको मैंने अगर बाई चांस आप नेटवर्किंग के फील्ड में जाओगे ना, तो आपको इनको मैनेज करना होगा कि भाई कोई भी अटैकर, कोई इसे इंटर्न वाला इंसान, मलिशियस इंटर्न वाला इंसान कोई एक्सेस ना कर ले हमारे नेटवर्क, तो इनको कॉन्फ़िगर करना होता है। हैं, इनके लिए तो काफ़ी अच्छे पैकेजेस लगते हैं लोगों के, जब भी इन्हें सीख जाते हैं। ठीक है? पालो अल्टो हो गया, सिस्को की बहुत सारी फायरवॉल्स आती हैं, जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होती हैं, ठीक है? और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी आती हैं, जो कि सॉफ्टवेयर पे केवल सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होती हैं, केवल और केवल। तो उसमें क्या होता है तुम्हारे जैसे मान लो जैसे विंडो की है, अब विंडो की जो फायरवॉल आती है वो जैसे नेटवर्क वो आती है कि जो नेटवर्क विंडो डिफेंडर आता है, ठीक है? वो भी एक तरीके का फायरवॉल ही है, ठीक है? जब भी कम्युनिकेट करते हैं आप, ठीक है? तो वो चीज़ होती है। तो और कुछ हमारी क्वेश्चन लैब कुणाल? हाँ, ये आवाज़ नहीं आ रही कुणाल तुम्हारी। ठीक है, चलो बाय सारे लोग, करते हैं मीटिंग एंड बाकी रिकॉर्डिंग सेशन में ट्राई करूंगा अपलोड करने की आज, है ना? ओके। ओके, बाय।